मैंने किसी और को नहीं कहा, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक में ये बात नहीं कही, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि कह कौन रहा है। मैं कह रहा हूं और विद डॉक्यूमेंट कह रहा हूं। 15 पन्ने के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने बड़ी जद्दोजहद से कंपाइल किया है, इनको ढूंढने की कोशिश की है, और अभी तो शुरुआत भी नहीं है। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना कोई दूसरा हाथ है, मुझे जाके लोगों को समझाना भी होता है, बात भी करनी होती है, और साथ में अकेला बैठ के ये रिसोर्सेज पे भी काम करता हूं। तो आज पूरा दिन बैठ करके हमने इन चीजों के डाटा को इकट्ठा किया है कि किस तरह से ये खेल चल रहा है, और इस खेल को समझाने में मैं आपकी मदद करूंगा। और इसके सपोर्टिंग में जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी इन हैंड, मतलब मैं ये वीडियोस YouTube पर तो डालूंगा, लेकिन बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनको उड़ा दिया जाएगा यकीनन। लेकिन जब मैं इनकी पेन ड्राइव बना के, पूरी CD बना के, और उसके बाद इसको इसके साथ के डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड कॉपी दे करके, और आगे के प्लान के बारे में बता करके जब मैं गांव में जागृत करने के लिए आऊंगा आपके गांव में, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि गांव में 2 दिन ये CD चले प्रोजेक्टर के ऊपर। अभी जो बनेगी पूरी, ये तो एक हिस्सा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो टीके के बारे में बोलते ही हम उड़ा देते हैं, तो टीके के थ्रू आपकी बॉडी में कोई चीज चली जाए जिससे कंट्रोल हो जाए, तो मतलब पॉसिबल है, दिमाग का कंट्रोल हो जाए तो, वो जिसके बारे में हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन हम यहां नहीं बोल सकते क्योंकि ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए हम उस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देंगे, पूरी जानकारी देंगे, जो आपके गांव में पहुंचाएंगे। 2 दिन गांव में ये चलाइए, प्रोजेक्टर के ऊपर चलाइए, बड़ा स्पीकर लगा के हर आदमी को साफ साफ सुनाई दे। उसके बाद तीसरे दिन, चौथे दिन, जब भी टाइम लगेगा आपके गांव में मैं आऊंगा, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ये मत सोचिएगा कि हम मोदी विरोध में या सरकार के विरोध में या भाजपा के विरोध में ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम लोग अपने लोगों को बचाने के लिए, हम लोग अपने मानवता को बचाने के लिए लग रहे हैं। तो बीजेपी के लोगों के बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं, और इसलिए हम ये डिस्क्लेमर पहले दे देते हैं कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं, हम बेवकूफी विरोधी हैं। हम इलॉजिकल, बिना तर्क के बातों पर यकीन नहीं करते, तर्कशील बात करते हैं, और अब आपके सामने मैं तर्क रखूंगा। तो सबसे बड़ा खेल आपको समझ में आए, 2016 में साइलोज बनने शुरू हुए। जो ये पानीपत के पास जब एक बार बवाल भी मचा था, सुधीर झाकड़ जो पानीपत में एक पत्रकार हैं, चढ़ूनी ग्रुप के अभी जिला प्रधान भी हैं किसान यूनियन के, और किसान आंदोलन में बड़ा भागीदारी भी दिखा रहे हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वो किया था। आकर्षण उप्पल जो IBN 24 हरियाणा इंडिया का जो करनाल का एक चैनल है आकर्षण उप्पल का, उसने वहां किया था, तो उसके ऊपर बकायदा अटैक हो गया था, और अस्पताल में रहे थे, कुछ ऐसी कार्रवाई हुई थी, शायद आपको ध्यान हो तो, उसको छापने के और उसको कवर करने के चक्कर में, और बड़ा बवाल मचा था। तो जब हमने ये पता किया कि क्या ये साइलोज 2016 में बनने शुरू हुए थे, तो आपको मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं कि 16 से नहीं बल्कि ये 2007 में बनने शुरू हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि, और 2015 में प्रिंट की ये रिपोर्ट है कि भाई ये 2007 में FCI के लिए गौतम अडानी ने साइलोज बनाने शुरू किए थे, और ये साइलोज बनते हैं, और फिर उसके बाद FCI के जो डायरेक्टर हैं, FCI के जो चीफ हैं, वो सरकार को, नीति आयोग को ये रिपोर्ट भेजते हैं कि FCI को प्रिक्योरमेंट बंद कर देनी चाहिए, यानी फसलों की खरीदारी बंद कर देनी चाहिए, और MSP का कॉन्सेप्ट ही बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की किताबों में जो वाणिज्य के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनको सब्सिडी देनी चाहिए, उससे देश की तरक्की होती है, और जो खेती के ऊपर जो सब्सिडी चल रही है ये बंद होनी चाहिए, ऐसा पढ़ाया जाता है। ऐसा पढ़ाया जाता है कि किसानों को कुछ भी फ्री ना दिया जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा पूरी लागत देनी पड़े। साथ में उनको ये पढ़ाया जाता है कि किसानों के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो अननेसेसरी है, गैर जरूरी है, उनको MSP जैसी किसी चीज के ऊपर उनको मतलब आधारित ना रखा जाए, खेती को में MSP ना दिया जाए। WTO का भी
यही रुझान है, यही उनके साथ एग्रीमेंट है कि हम एमएसपी नहीं देंगे किसानों को। जब अभी किसान आंदोलन चल भी रहा है, यही खेल चल रहा है। तो 2-3 बात और बताऊं मैं 2018 में, क्योंकि ये जरूरी है आपका समझना कि कॉरपोरेशंस जो हैं, बड़ी कंपनियां सरकारों को किस तरह नियंत्रण में लेती हैं और अपने घटिया से घटिया प्लान को सरकारों के जरिए लोगों के ऊपर कैसे थोपती हैं, इसका पता होना आपको जरूरी है। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर के आती है हमारी सरकार। ये है 2 जनवरी 2018 को। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, इससे पहले जो पार्टियों को चंदा दिया जाता था उसकी जांच हो सकती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर 2 चीजें डाल दी गई। एक तो कंप्लीट एनोनिमिटी यानी सिक्रेसी यानी गुप्त रहना, इसके अंदर मेंशन कर दिया गया। यानी कि आपको कौन सी देशी या विदेशी कंपनी चंदा दे रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही है चुनाव के वक्त, इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता। मतलब आपके ऊपर नीतियां बनाने वाले लोगों को चुनने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, ये बात आपसे छुपाई जाएगी। ये इस बॉन्ड का सबसे मेन बात था। तो कौन चंदा दे रहा है, किसको दे रहा है, कौन दे रहा है ये नहीं पता है, किसको जा रहा है ये पता लग जाएगा, क्योंकि वो तो बैंक के थ्रू जाता है इलेक्टोरल बॉन्ड। तो इसलिए हमें मालूम पड़ा कि 2019 के जो चुनाव थे, इलेक्शन कमीशन ने अपने हल्फनामे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि क्यों इन इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावों में पारदर्शिता का हनन होगा और हम नहीं मानते कि इससे चुनाव प्रक्रिया ठीक से गुजरेगी, तो इसलिए चुनाव महंगे होंगे। तो ये ना हो, ऐसा अपील डाली गई। बाहर से किसी ने, वकीलों ने डाली, एक PIL डाली। तो इसमें 4 प्ली और 15 तारीखों के बाद आज मामला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इसमें 1% भी कोई मतलब आगे बढ़त नहीं हुई है। और ये अनुमान लगाया गया, इवन अखबारों में खबर छपी और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ 2019 के आम चुनावों में। 60,000 करोड़। साथ में आपको ये जानना जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जितना पैसा मिला पार्टियों को, 95% पैसा बीजेपी को मिला। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। बीजेपी का कोई भी आदमी आके सरकार के सामने बताए कि 94.9% था कि 95% था कि 25% था। मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं 95% पैसा बीजेपी को मिला और 5% बाकी सारी पार्टियों को मिला। अब वो बड़े चंदे थे कि छोटे, ये आप जाने वो जाने। अगर आप में इतनी समझ है कि आपका पैसा लुट रहा था, आपका देश लुट रहा था और आपको पता होना चाहिए, तो आपका खून खोलना चाहिए, आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको खिलाफत करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं। मैं लेकिन एक छोटी सी और बात बता देता हूं, इसका डबल लगभग 1.18 लाख करोड़, समझ रहे हो, 1.2 करोड़, यानी इसका डबल 120 करोड़ के करीब, 160,000 करोड़ का डबल बनता है 1.2 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़। तो 1.18 लाख करोड़ रुपया अकेले रिलायंस ने जुलाई 2020 में अकेली रिलायंस ने कमा लिया था। वो कैसे कमाया था, इसका पूरा खेल आपको बताऊंगा। अपने कंपनी के शेयर बेचे थे, 25% स्टेक बेचे थे 12 से ज्यादा कंपनियों को, और ये पूरे सारे के सारे अखबारों में इसका जिक्र है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही लिख दीजिए 1.18 लाख करोड़ रुपया रिलायंस, इतना लिख दो, आपको पता चल जाएगा कहां से किसने कब बेचा, अपने शेयर बेचे। ये मैं आपको बता रहा था। फिर मैं आपको जोड़ने, एक एक चीज आपको मैं जोड़ के बताऊंगा। अब मई में अपनी सरकार बनती है, मई 2019 में, और आपको जानकर ये पता हो, आपको जानकर ये बड़ी खुशी होगी कि 25 सितंबर को, यानी कि अपनी सरकार बनने के ठीक 4 महीने बाद, बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन,
उसने न्यूयॉर्क बुला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक इनाम दिया था, एक पुरस्कार दिया था, जिसकी खबरें भी फिर आप ढूंढ सकते हैं। 25 सितंबर 2019 को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। और ये कहा था मतलब गेट्स साहब ने कि स्वच्छ भारत अभियान का जो मतलब जो सफलतापूर्वक लॉन्च और उसका क्रियान्वयन मोदी जी ने किया है वो महान है। आपका देश कितना स्वस्थ हो गया है वो आपको मालूम है, लेकिन वो इनाम दिया गया देश पूरी दुनिया के अंदर ये चर्चा करने के लिए कि हमारा प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। उनको ये लग रहा था कि अमेरिका सम्मान कर रहा है। बीजेपी के जो पालतू आईटी सेल के लोग हैं, उनको मैं किराए के टट्टू बोलता हूं, उनको मैं पालतू कुत्ते बोलता हूं, उन लोगों ने पूरे देश के अंदर ये बवाल मचाया भौं भौं करके कि दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री की इज्जत हो रही है, जबकि असलियत में वो प्राइवेट अवार्ड था। वो क्यों था, इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। इसको जब आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में कि जब बिल गेट्स को हमारे प्रधानमंत्री ने कब इनाम दिया था, वो 15-16 का मैं एग्जांपल दूंगा, आपको आगे आएगा जो मैं बताऊंगा कि क्यों दिया था, बिल गेट्स को क्यों मिला था। बिल गेट्स को पता है कौन सा इनाम दिया था इन्होंने? पद्म भूषण, शायद 2016 में दिया था पद्म भूषण। मैं आपको देख के बताता हूं कि वैसे तो आ ही जाएगा, अभी आगे मेरी पूरी की पूरी बातचीत में आएगा कि कब दिया था और क्या रहा था। इसको पूरा का पूरा लेके आऊंगा मैं, डोंट वरी। अभी फिलहाल ये मैं इतना ही जोड़ देता हूं आगे।